हेलो पूरा दोस्तों, वीडियो को शिद्दत से तो क्या हाल देखिए, चाल। बहुत सब मजा कुछ एकदम आएगा। तो बढ़िया। तो पूरा वीडियो वेलकम बैक टू यू ऑल टू ब्यूटीफुल सा प्यारा सा चैनल फैंटेसी ऑफ मैथमेटिक्स में। तो आज हम फिर से और एक मजेदार वीडियो के साथ कम बैक किए हैं। जो हमारा सीरीज चल रहा था सेट थ्योरी का पहले वाला जो वीडियो था वो सेट थ्योरी का लेक्चर नंबर 1। उसने हमने व्हाट इज सेट थ्योरी, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट वगैरह वगैरह, मतलब डेफिनेशन पढ़ा था। और कब वेल डिफाइंड जो प्रॉब्लम होता है हर एक को, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या है वो समझा था। वाकई समय ज़्यादा लग गया था, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट या 20 मिनट, पता नहीं, आई थिंक 80 मिनट्स, टोटल 80 मिनट्स हुआ। तो 80 मिनट्स में हमने जितना सीखा है ना, वो शायद दूसरे कोई भी पढ़ाए तो 20 से 30 मिनट हाइस्ट इसमें निपटा दे सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि हमने पढ़ा क्या है, डेफिनेशन उसको, मतलब एक कलेक्शन को सेट बनने के लिए जो कंडीशंस, उसके बाद टाइप्स पे तो गए ही नहीं। उसके बाद हमने सेट का नोटेशन समझा, बिलोंग्स टू क्या होता है, कब किसको एलिमेंट बोला जा सकता है, कार्डिनलिटी किसको बोला जाता है। उसके बाद आपका और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मतलब जो सेट बिल्डर या रोस्टर मेथड और टेबुलर मेथड, सेट बिल्डर और प्रॉपर्टी मेथड, ये दोनों कैटेगरी, ये दोनों मतलब हमने डिस्कस किया था। मतलब जितना भी किया दिल से किया, और इतना किया कि कभी आपको दोबारा कोई वीडियो देखना ना पड़े और कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरा इतना ही मोटिव है। मेरा लोग करते हैं कि शॉर्ट वीडियोस बनाओ, ज़्यादा लेंथी बनाओ तो नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है। एक दिन नहीं देखेंगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन तो देखेंगे। और अगर ना ही देखे तो हम, मेरा क्या फ़ायदा। आपके लिए बना रहा हो, आप अगर वीडियोस ना देखे तो मेरा मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो ये आपको ये दिमाग में ये बैठाना है कि कभी भी वीडियोस का लेंथ देख के हम नहीं देखेंगे। पहले तो देखेंगे तो कंसेप्ट कैसे समझाया जा रहा है, क्या हमें समझ आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। हर एक कुछ बताया जा रहा है या नहीं, और अगर बताया जा रहा है क्या है वो सिर्फ बुकिश मेथड से एज इट इज़ बता रहा है, डेफिनेशन बता रहा है मैथमेटिकल वे में, कुछ फील नहीं आ रहा है, ऐसे जज करते हैं। ठीक है। तो हर एक का भाई, ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई खराब पढ़ाता है। हर एक का पढ़ाने का अलग अलग तरीका होता है। कोई कोई मतलब 100 स्टूडेंट्स में मानो 5 टीचर्स है और 100 स्टूडेंट्स है, तो उनमें एक टीचर्स के पास 50 स्टूडेंट जाएंगे, एक के पास 40 जाएंगे, एक के पास बाकी 5, और एक के पास ऐसे 5 5 ऐसे डिवाइड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा उसके पास जो जाएंगे, जो भी जिस टीचर के पास भी जाएंगे ना, मतलब उस स्टूडेंट का उस टीचर के पढ़ाने के जो फ्रीक्वेंसी होता है और स्टूडेंट का समझने का फ्रीक्वेंसी वो मैच होता है। तो वैसे ही मेरा ये मानना है कि क्योंकि हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग वे में समझ आता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स को ऐसा ना हो कि कुछ स्टूडेंट को मतलब हाई लेवल वाले को समझ में आए, या थोड़ा जो बेसिक थोड़ा कम जानते हैं, लेवल थोड़ा लो है, उनको ना समझ में आए। मैं चाहता हूँ कि हर एक को समान समझ में आए, एकदम जीरो लेवल से एडवांस नहीं, एडवांस से कुछ मतलब जितना जाने का, मतलब मुझे जितना ज्ञान है सब कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि देने से आप जान जाओगे, मतलब मुझ में क्या रहेगा। ज्ञान तो बांटने से बढ़ता है ना। तो ये मेरा मोटो है। तो आज का जो लेक्चर है सेट थ्योरी के बाद वाला, देखा है आपने बहुत सारा जो सेट थ्योरी में नोटेशन है, सबसेट बिलोंग्स टू, ऐसे ऐसे बहुत सारा नोटेशन है, जो अगर लेक्चर में बार बार बताने से ज़्यादा अच्छा होगा अगर मैं इस वीडियो में, एक वीडियो में बता देना चाहता था। जो मैंने उस वीडियो में बताया था कि अगर इफ पॉसिबल सो आई विल अपलोड द वीडियो ऑफ सिंबल्स, इंपॉर्टेंट सिंबल्स फॉर यूज्ड इन सेट थ्योरी। तो वही कराओ। इससे हर एक बार लेक्चर में वो मीनिंग नहीं बताना पड़ेगा, तो टाइम थोड़ा बचेगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग नहीं होगा। तो देखो इंपॉर्टेंट सिंबल्स में एक नंबर में ये तो क्या है, ये लॉलीपॉप वाला है। ये तो हमने बच्चे समय में से यूज करते रहते हैं। ठीक है, इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, दिस इज इक्वल टू का सिंबल। उसके बाद इक्वल टू को जब काट दे, इक्वल टू को जब ऐसे काट दे, तब इसको नॉट इक्वल टू, ये वाला खत्म। उसके बाद ये है लेस देन का सिंबल। लेस देन का सिंबल, एक्सटर्नल नॉइस को थोड़ा अवॉइड कीजिए प्लीज। अगर ऐसे दो, 2 और 3 में कौन सा बड़ा है, 2 और 3, which is greater than the other, 3 is greater than 2। so उल्टा बोले तो 2 is less than 3, तो 2 3 से छोटा है। इतना बड़ा लाइन ना लिखे, हम ऐसे लिख सकते हैं 2 less than 3, मतलब 2
छोटा है, जिसके तरफ ये जो शार्प वाला मुंह जाएगा ना वो छोटा होगा, उस साइड का जो एलिमेंट होगा इस साइड का उससे, ठीक है, इस ऐसे। तो ठीक इसका उल्टा वाला जो है वो है ग्रेटर देन, ठीक है। उसके बाद अगर इस ग्रेटर देन सिंबल में अगर ऐसे और एक लगा दे, ये था ग्रेटर देन सिंबल और इसमें नीचे और एक ऐसे इक्वल सिंबल लगा दे, तो मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। ग्रेटर देन, ग्रेटर भी हो सकता मतलब बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है, कोई भी एक। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन के साथ इक्वल सिंबल लगा दे, इसको लेस देन इक्वल टू बोलता है। इसका यूज भी हल्का फुल्का बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं बताया जा सकता है शॉर्ट वीडियोस में, इतना ज़्यादा लेंदी ना करते हुए जो हम करेंगे उसके साथ साथ बोलते जाएंगे। और ये क्या था, ये था देखो, इसको इरेज कर देते हैं, कचरा हो गया। ये था लेस देन का सिंबल और इसको अगर काट दे तो ये नॉट लेस देन, मतलब 3 क्या 2 से अगर ऐसे लिखो, 3 ऐसे सिंबल दे के 2 लिखो, तो इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि ये जो शार्प साइड है जिसके तरफ जाएगा वो छोटा होगा, किससे, दूसरे से। लेकिन क्या 3 2 से छोटा है, नहीं, ये गलत है। तो 3 इज नॉट लेस देन, तो नॉट के लिए ऐसे काट देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही ग्रेटर, नॉट ग्रेटर देन, जैसे इसको इसी एग्जांपल को बोले, क्या 2 ऐसे लिखे तो क्या होगा, ऐसे लिखे तो इसका मीनिंग क्या बैठता है, मतलब ये जो मुंह, ये जो तिरछा सिंबल है, ये शार्प एरिया जिसके तरफ होगा वो छोटा है दूसरे से, मतलब क्या, इसका उल्टा मतलब क्या है, 2 3 से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 3। लेकिन क्या ये सही है, क्या ये सही है कि 2 3 से छोटा है या बड़ा है, छोटा है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 2 इज ग्रेटर देन 3, मतलब 2 3 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता था, इसको नॉट लगा दे। तो ये था नॉट ग्रेटर देन। और ये बिलोंग्स टू का सिंबल बता ही दिया था। सेट में कोई एलिमेंट होता है, 1 2 3, मानो ये सेट, तो इसका जो एलिमेंट है 3 क्या है, सेट में जो एलिमेंट है तो उसको मेंबर ऑफ द सेट या एलिमेंट्स ऑफ द सेट बोलते हैं। तो 3 इस सेट का एलिमेंट है, तो क्या ऐसे लिखेंगे 3 इज एलिमेंट ऑफ सेट, नहीं, इसको ऐसे बिलोंग्स टू ये सिंबल देंगे और उसके बाद मान लो ये सेट का नाम था ए, ठीक है, तो 3 बिलोंग्स टू ए, मतलब 3 ए सेट में है, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है और इसका बिलोंग्स टू बोला जाता है। और अगर ऐसे यहाँ पर क्या इस सेट में 5 है, तो 5 का बात करो, क्या 5 ए में है, नहीं है, तो बिलोंग्स टू को ऐसे लिख के काट देता हूँ, नॉट बिलोंग्स टू या डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है, डजंट बिलोंग्स टू, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको इरेज कर लेते हैं, यहाँ पर समझाने का काम करना पड़ेगा। उसके बाद ये देखो, ये वाला जो है ये क्या है, और ये जो और लिखते हैं ना, जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम, ये जो और है ना, इसको मैथमेटिक्स में जब हम लिखेंगे सेट ए और बी, तो ऐसे जब लिखेंगे या सेट ए एंड बी, ये ए और बी क्या है, ये कोई भी सेट हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा जब लिखेंगे तो हम इसको ऐसे और या एंड डायरेक्टली ना लिख के इसको मैथमेटिकल वे में रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये और वाला जो है ना, इसका सिंबल है ऐसे, ए ऐसे वी शेप, बी, और जो अगर एंड दिखाना है, एंड दूसरा कलर से बताता हूँ, और ये अगर एंड वाला दिखाना है तो कहेंगे ए और बी, ए एंड बी, एंड का सिंबल होना पड़ेगा और ये होगा ऐसा, ठीक है। सो दिस इज फॉर एंड, दिस इज फॉर एंड, दिस इज फॉर और। तो कोई लोग को याद रखने में कंफ्यूजन होगा, कोई गलती से इन दोनों को उल्टा कर देगा, एक दूसरे से मिसमैच कर देगा, जैसे कोई और के जगह ये इस्तेमाल कर देगा, एंड के जगह ये इस्तेमाल कर देते हैं, और ऐसा यूजुअली होता भी है। तो उसको अगर कैसे याद रखें, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक के तरह या मेमोराइज करने के लिए पूरा निमोनिक की तरह बनाया हूँ, ठीक है। एंड और, ठीक है ना, तो लिखिए और, अरे भाई हमारा बछड़ा क्यों इतने चिल्ला रहा है, ठीक है ना। गांव में रहते हैं ना, तो गांव में हम तो पालते हैं ना, तो छोटा बच्चा चिल्ला रहा है, ज्यादा हचो मत, ठीक है। और में, और हम कैसे लिखते हैं, ओ आर, और,
इसमें जो आर है ना, इसको ही अगर ऐसा कर दे, ओ आर, कोई कोई ऐसे लिखता है, इसको ही अगर ऐसे कर दे ना, ये जो सिंबल है ठीक और का सिंबल की तरह हो गया ना, ये जो शेप बनता है, दिस शेप इज यूज्ड फॉर और। तो ऐसा आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई ये कोई बुकिश या कोई मेथड नहीं है कि ये कोई मतलब इसको कोई फॉर्मली लिखा नहीं गया है, क्योंकि ये ऐसे ही याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। कोई एंड को ऐसे लिखते हैं, तो ये जो एंड है ना, ये कैसा होता है, ऐसा ना, तो इसको ही थोड़ा ऐसे लिख दो। एंड ऐसे होता है, एंड, ए एन डी, एंड को ऐसे लिखते हैं ना, तो बीच वाले एन को जो है उसको ऊपर वाले को शार्प कर दो। शार्प करोगे तो ये क्या आया, ये आया समथिंग, इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। बाय जूमिंग दिस वी गेट, जूम कर देते हैं 2x, ये क्या आया ऐसा, और ये क्या आया था ऐसा। सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर एंड और दिस इज फॉर और। तो क्या निमोनिक हमने लगाया है, कैसे याद रखेंगे वो तो पता चल गया, ठीक है भैया। तो ये दोनों भी खत्म, और ये शायद मतलब वीडियो में ही बता दिया था लेक्चर 1 में, लेकिन जो नहीं देखे थे लेक्चर 1 को उसके लिए ये बेनिफिशियल होगा कि ये इस क्या बोलते हैं इसको, फॉर ऑल। ये जो है ऐसा वी लिख के ऐसे काट देते हैं, इसका मतलब है ऑल, फॉर ऑल। तो यहाँ पर इसके साथ क्या लिखा है, एक्स, समथिंग एक्स लिखा है, तो फॉर ऑल एक्स या फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब एक्स का जो जो वैल्यू है सबके लिए। ये यूज आप देखेंगे सेट थ्योरी में बहुत सारा यूज होगा, ठीक है। उसके बाद हम सच दैट का भी इस्तेमाल बता दिया था जब हमने जो सेट बिल्डर मेथड पढ़ाया था। ऐसे इसको सच दैट दो डॉट ऐसे लिख देते थे, ये वाला सिंबल को बोलते हैं सच दैट। या इसका भी और एक सिंबल है, इसको डायरेक्ट एक डंडा खींच देना, ये दोनों सिंबल सच दैट के लिए, सच दैट। कुछ ज्यादा ही चल रहा है, भूख लगेगा शायद, भूख लग रहा है ठीक है। तो ये वाला सिंबल क्या है, इम्प्लाइज का, इम्प्लाइज, ये इम्प्लाई कर रहे हैं, मतलब 2 + 3, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ये क्या होगा, मतलब क्या एग्जांपल दूं, इसका एग्जांपल नहीं देता हूं, ये आपको यूज करने में आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर किसी ने पहले से पढ़ रखा है तो उसको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको हम चैप्टर में पढ़ते पढ़ते आपको याद आ जाए। तो अगर जैसे हमने पढ़ा था कि जो डेफिनेशन था फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b, जो b है, b कब a का सबसेट बनेगा, b कब a का सबसेट बनेगा, ये जो सबसेट, ये सबसेट का सिंबल है, ये भी पढ़ेंगे। तो b a का सबसेट बनेगा इफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। मतलब ये अगर इम्प्लाई करे x b में जो जो एलिमेंट है वो सब अगर a में भी हो, तो मतलब b अगर निर्देश करे, इंडिकेट करे, इम्प्लाई करे कि हर एक एलिमेंट a में भी है, तब b a का सबसेट बनेगा। तो ये वाला इस्तेमाल होता है। तो सबसेट का सिंबल ये है, ये इक्वल टू वाला, ये आप लगा सकते हैं हमेशा। लेकिन जब प्रॉपर सबसेट का बात करेगा, मतलब मेन सेट में जो सबसेट होगा, मानो ए बी का सबसेट का बात कर रहा हूँ, ए बी का सबसेट, तो अगर ए बी का सबसेट होना चाहता है तो ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट बी में होना चाहिए। लेकिन अगर बोलो ए बी का प्रॉपर सबसेट है, तो ए का हर एक एलिमेंट तो बी में होना चाहिए, लेकिन कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मस्ट बी लेस देन ऑफ बी, मतलब ए से बी में एटलीस्ट एक एलिमेंट तो एक्स्ट्रा होना ही चाहिए, प्रॉपर के लिए बोल रहा हूँ, तो समझ में आएगा। हम इसका अगला वाला लेक्चर ही कल शायद अपलोड हो जाएगा। तो कंटेंट ये क्या है, कंटेंट इन, सॉरी यहाँ पर कुछ गलत लिखा हुआ है, कंटेंट इन नहीं, इसको थोड़ा रिकरेक्ट कर लो, नॉट कंटेंट इन। ये जो प्रॉपर है ना, अभी इसको, ये जो प्रॉपर है ना, प्रॉपर सबसेट का सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, देखो हम इसको मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो इसको ऐसे लिखते हैं, मतलब क्या है, बी का हर एक एलिमेंट ए में है, मतलब
इसका मतलब और ज़्यादा डीप में जाए तो मतलब बी में जो जो भी है ए में तो है ही और ए में एक्स्ट्रा भी है। तो मतलब बी पूरा की पूरा ये पूरा ए है, तो ये बी वाला है ना ए से छोटा है और ए में अंदर घुसा हुआ है। मतलब क्या है, ए है ना, ये जो बी है ना ए के अंदर है। इस इंग्लिश में बोले तो ए बी कंटेन हुआ है किसके अंदर, ए। सो बी इज कंटेन्ड इन ए। सो ये वाला है ना, तो बी कंटेन्ड इन ए, इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो अगर इसको ऐसे काट दे तो क्या होगा, नॉट कंटेन्ड इन, या बी इज नॉट कंटेन्ड इन ए ऐसे बोलेंगे। तो 19 वाला है ठीक उल्टा वाला। ठीक, ये वाला जो है ना ऐसे लिखते हैं ना, तो ये वाला जो शेप है ना, ये वाला पोर्शन जिसके तरफ होगा, जैसे वो क्या होगा, वो होगा सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, वो होगा सबसेट। कौन होगा, ये वाला सिंबल का इस साइड जो है ना जिसके तरफ होगा, जैसे यहाँ पर बी के तरफ है तो बी होगा सबसेट किसका, ए का। तो ऐसे तो, और इस साइड वाला जो है मतलब इस सिंबल का मुंह जिस तरफ खुला हुआ है, इस सिंबल का मुंह इस तरफ खुला हुआ है, मतलब ए की तरफ, जिसकी तरफ खुला है वो होगा मेन सेट। तो ए होगा मेन सेट। ए बी को अपने अंदर ले रहा है, ए बी को अपने अंदर ले रहा है। ए है, ए बी को अपने अंदर घुसा रहा है, मतलब अपने अंदर घुसा दिया है, मतलब ले रहा है, कंटेन कर रहा है। कंटेनिंग मतलब बर्तन जो है, कंटेनर, बर्तन कंटेनर, वो अगर पानी रखे तो क्या बोल रहा हूँ, द कंटेनर इज कंटेनिंग वाटर। कंटेनर इज कंटेनिंग वाटर। कंटेनिंग मतलब किसी चीज को अंदर लेना, अपने अंदर मतलब धारण करना। तो क्या होगा, कंटेनिंग, ये वाला जो सिंबल है वो कंटेनिंग होगा। अगर ऐसा लिखा है ए बी, सो क्या होगा, ए कंटेन्ड, इसको कैसे पढ़ेंगे, जब उल्टा लिख के दिखाता हूं तो अच्छा समझ में आएगा। सो ए कंटेनिंग बी, मतलब ए है जो बी को अपने अंदर ले रहा है। और अगर इसको काट दे, सो ए नॉट कंटेनिंग बी। बात सुनो, इस कैसे बोल रहा है, बोले कंटेंट, CONTINED, कंटेंट इन का मतलब किसी के अंदर जा रहा है, और कंटेनिंग मतलब जो जिसके बारे में बोल रहे हैं कंटेनिंग, वो दूसरे को अपने अंदर ले रहा है। तो ये यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वाला सिंबल है, ये वाला, इसको बोलते हैं डिफरेंस, दो सेट का डिफरेंस। जैसे नंबर्स में माइनस करते हैं 2 - 3 4 - 5, ऐसे सेट में भी माइनस करने का कोई टूल होगा, वो टूल है ये। मतलब टूल है, जो प्रोसीजर है वो आपको बताएंगे, लेकिन इस प्रोसीजर का जो सिंबल है, जिससे नोटेशन है, वो है ये ऐसा वाला उल्टा ऐसे। एस जो है, एस सो रहा है, एस सो गया। ठीक है, वो डिफरेंस या नेगेशन। अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स में कुछ आपको करना है, मतलब नेगेशन आपको समझ में आएगा। नेगेशन ऑफ ए, कोई भी स्टेटमेंट है, ऐसा बोल रहा है कि राम इज बेटर देन श्याम, कुछ भी, कोई भी क्षेत्र में, क्रिकेट में राम इज बेटर देन श्याम इन क्रिकेट, इसका नेगेशन करे। नेगेशन मतलब ये कोई स्टेटमेंट ए है, इसका नाम ए है, तो इसका नेगेशन मतलब राम इज नॉट बेटर देन श्याम, मतलब उल्टा, श्याम इज बेटर देन राम। तो ऐसा नेगेशन आपको समझ में आएगा। ज़्यादा दिमाग ना लगाइए अगर ना हो सके तो, जस्ट क्या मतलब है इनका सिंबल का वो समझिए। डिफरेंस मतलब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा इसका यूज भी बता दे रहा हूँ। तो ये जो यू के तरह सिंबल है, इसको यूनियन, जैसे नंबर में जोड़ते हैं, एक नंबर से दो नंबर, दूसरे नंबर को 2 + 3 14 + 5 103 + 406, ऐसे नंबर जैसे जोड़ते हैं, ऐसे सेट को भी जोड़ सकते हैं। सेट को जोड़ने का जो जरिया है वो है यूनियन। और दो सेट में क्या चीज़ कॉमन है, जैसे दो चीज़ में, दो इंसान में क्या क्या गुण या क्या क्या बुराई, मतलब जो कुछ भी कॉमन है, जैसे राम और श्याम, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों ही क्रिकेट में जस्ट लेफ्ट हैंड से बॉल करता है। ठीक है, लेफ्ट हैंडर बॉलर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडर बॉलर है, दोनों में क्या है, एक कॉमन चीज। ऐसे सेट में अगर कॉमन चीज ढूंढना है, जो टूल हम यूज करते हैं वो है इंटरसेक्शन। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट मतलब फील करो, मतलब यूनिवर्स मतलब क्या, पूरा दुनिया, जिससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। ये जो
सब कुछ है, पृथ्वी है और सारे प्लैनेट्स है, ठीक है, विनस है और कुछ और बहुत सारे हैं, ठीक है। अर्थ, विनस, ऐसे हमारा जो ग्रह है, ग्रह जो नेपच्यून से लेके यूरेनस, सब कुछ जो 8 मानने में मतलब हमारे प्लैनेट से हम पढ़ते हैं, उसमें ये सब कुछ किसके अंदर होते हैं, पूरा यूनिवर्स के अंदर। तो जितना भी कुछ है वो यूनिवर्स में है, ठीक है, यूनिवर्स में है। तो सबके कंपैरिजन में सबसे बड़ा कौन है, यूनिवर्स है। तो ऐसे ही अगर आप 3 सेट का बात कर लो, तो इन तीनों का सेट से भी बड़ा जो सेट होता है, ऐसा एक सेट जो आपके बोला गया तीनों सेट से बड़ा है, और जो वो तीनों सेट उन बड़े सेट के अंदर आ जाए, तो उन बड़े सेट को बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो हमने अभी पढ़ा है नहीं, तो यूनिवर्सल का सेट का जो सिंबल है वो है कैपिटल लेटर का यू, ठीक है, या एस, कोई भी एक हमने यहाँ पर और लगा दिया है, ठीक है, ऐसे स्लैश खींच के। तो यू इस्तेमाल करेंगे, गंदा हो गया थोड़ा, यू इस्तेमाल करेंगे या एस इस्तेमाल करेंगे, कोई भी अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशन। तो ये जो जेड है वो है इंटीजर सेट का नोटेशन, सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स। ऐसे जेड किसके ऐसे लगा देते हैं जेड के अंदर, ऐसे नॉर्मली ना लिखिएगा, ऐसे जेड के लिख के, ऐसे जेड लिख के कोई ऐसे बीच से काट देता है, वो एकदम गलत, ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ये स्मॉल लेटर का होता है। स्मॉल लेटर से कभी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, सेट को हमेशा जेड, अगर कैपिटल जेड ऐसे भी लिख दे तो चलेगा, लेकिन ये देना भूल जाए तो प्रॉब्लम नहीं, जस्ट ये एक नोटेशन है, ठीक है। इसको ऐसे अगर लिख सकते हो तो बहुत अच्छा, अभी से लिखेंगे तो बाद में प्रैक्टिस हो जाएगा और कभी भी आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आखिरी कुछ बचा है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर का सेट था और उसके ऊपर प्लस लगा दे तो पॉजिटिव इंटीजर का सेट। मतलब इंटीजर क्या होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में होता है, जीरो के लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3 -4, और राइट साइड में होता है 1 2 3 4 5, ऐसे जाता रहे, दोनों साइड ऐसे बढ़ता रहता है, ठीक है। लेकिन जब हम पॉजिटिव लगा दे, मतलब 1 2 3 4 5, पॉजिटिव में कभी जीरो नहीं आएगा, क्योंकि पॉजिटिव मतलब सिर्फ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है, लेकिन जीरो पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव नहीं है, तो जीरो को नहीं लेंगे, तो वो 1 2 3 से शुरू होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को और एक नाम नेचुरल नंबर भी दे सकते हो, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर का सेट का जो नोटेशन है ये है एन, कैपिटल लेटर का एन, ऐसे इस सेट के, तो ये क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, नेचुरल नंबर लगेगा तो ये भी हो गया, अच्छा है। और जेड के अगर ऊपर माइनस लगा दे तो नेगेटिव इंटीजर, मतलब -1 -2 -3 करके इन्फिनिटी तक जाता है। सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, मतलब p/q फॉर्म का जो है, p/q फॉर्म का, अच्छा इसमें समझा देता हूँ, p/q फॉर्म का जो नंबर है, मतलब 2/3, 2/3 या 5/7, क्या लिख रहा हूँ, 5/7, ये सब। तो अगर एग्जैक्ट डेफिनेशन है जो आपका रेशनल नंबर का, वो है ऑल द numbers of form p/q where q is not equals to 0 and gcd of p and q 1। मतलब gcd मतलब क्या है, p और q, ऊपर वाला और नीचे वाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो नंबर है, दोनों का जो कॉमन चीज़ है, दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, फैक्टर तो पता है, फैक्टर का आपको पहले के लेक्चर में बता दिया, तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, और वो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर एक ही होना चाहिए। जैसे 5 और 7, 5 को 5 × 1 लिख सकते हैं और 7 को 7 × 1, इससे अलग मतलब अलावा कुछ नहीं लिख सकते। तो दोनों में कॉमन कौन सा फैक्टर है, 1, और 1 ही है, एक ही है, तो ये इसका जीसीडी एक ही होगा, और यही सबसे बड़ा है। और इससे ज़्यादा कॉमन बड़ा ग्रेटेस्ट होना पड़ेगा, सबसे बड़ा होने के बाद कॉमन भी होना पड़ेगा, डिवाइजर भी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जीसीडी। तो वो सेट होगा क्यू प्लस, मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर, नेगेटिव वाला भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। रियल सेट, रियल नंबर का सेट, मतलब ऐसे रियल नंबर लाइन जो खींचते हैं, 0 1 2 3 लिखते हैं, इस सेट में जो भी होगा एकदम थ्रू आउट द होल लाइन, होल नंबर लाइन, ये जितना भी पॉइंट आ सकते हैं सब होता है, सब का जो कलेक्शन होता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर मतलब सिर्फ 1 से शुरू होकर ऐसे बढ़ते जाएगा। नेगेटिव रेशनल नंबर मतलब -1 से, जीरो नहीं आएगा।
और नल सेट, वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, ये अगर कोई सेट में कार्डिनैलिटी मतलब क्या है, कार्डिनैलिटी बताता है सेट में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 गिनते हैं कार्डिनैलिटी, डिस्टिंक्ट टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनैलिटी ऑफ दैट सेट। तो अगर कोई सेट में एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी नहीं, एक चिंदी सा एक भी नहीं, मतलब ये सेट का नोटेशन, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लिख ही नहीं सकते, कुछ है नहीं, लिखेंगे ऐसे, तो उसका ये एक नोटेशन होता है। इसके अलावा भी ऐसे एक नोटेशन है, तो वो ग्रीक अल्फाबेट 5 ऐसे खींच के ऐसे काट दे, तो ये नल सेट का, नल सेट भी बोलते हैं, वर्ड सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो इनका तीनों एक ही है, तो नल सेट का या वर्ड सेट का या एम्प्टी सेट का ये नोटेशन है। तो यही था, और अगर बोले तो इस पे तो कुछ है नहीं खास, तो मतलब इससे ज़्यादा और क्या बोलेंगे, मतलब जितना बोल सकते थे, जितना हो सकता था, जितना सिंबल्स आपको जरूरी है, मोर देन सफिशिएंट है, ये अगर जान लिया आपने, तो उससे ज़्यादा कोई आपका नोटेशन सेट थ्री में यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर चाहिए तो एक एक्स्ट्रा ऐसा हो सकता है कि कोई भी सेट, कोई सेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट, एक वो दिखाते हैं ए के बार से, या ए डैश, कोई भी एक ए डैश, ए के ऊपर ऐसा बार लगा दे, या ए डैश, ठीक है, या ए के ऊपर सी लगा दे, ये तीनों है कॉम्प्लीमेंट सेट। कॉम्प्लीमेंट सेट का नोटेशन मतलब कोई भी सेट पी है तो पी का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, पी डैश, या पी के ऊपर सी लगा दो, या पी के ऊपर ऐसे बार का सिंबल खींच दो, तो ये नोटेशन होता है। और क्या होता है वो हमने बाद में देखना है, ठीक है। तो इतना आई थिंक काफ़ी है, और इस वीडियो में ज़्यादा ना डिस्कस करते हुए इतना ही रखूँगा। शायद ये भी 20-25 मिनट होता है, मतलब मुझे मतलब अंदाज़ा नहीं होता कि कितने मिनट पढ़ा हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में मज़ा ये वही है कि समझ में नहीं आता टाइम कैसे जाता है, जब आपको मज़ा आएगा। तो ऐसे ही मैं आपको, ऐसे मैं जैसे फील करने की कोशिश करता हूँ, मैं भी जितना जानता हूँ, मैं अभी उतना नहीं जानता हूँ, मैं अभी भी सीख रहा हूँ, फील लेने की कोशिश करता हूँ। तो आपको भी वो जरिया सिखाना चाहता हूँ कि कैसे फील किया जा सकता है, विजुअलाइज किया सकता है, आँख बंद करके भी मैथमेटिक्स को, मतलब मजाक नहीं, रट्टा नहीं, वो विजुअलाइज करना मतलब फील करना, जो प्रैक्टिकली आपको सोचना का जो एबिलिटी है वो आप में अंदर में लाना चाहता हूँ। तो आज के लिए इतने ज़्यादा बातें ना करते हुए बोलूँगा, कल अगर मतलब कल ही आ जाएगा सेट थ्योरी का जो लेक्चर 2 है, और उसके बाद शायद लेक्चर 3 और 4 तक जाएगा पूरा ख़त्म। उसके बाद हम रिलेशन फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। साइमल्टेनियसली अगर पॉसिबल हो तो 12th वाला जो है अगर कोई देख रहे हो तो आपके लिए भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ज़्यादा बातें ना करते ये बोलूँगा, घर पे बैठे पैरा करते बड़े बुजुर्ग का ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।